एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी पॉलिटिकल साइंस का जो आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया था वो कैसा था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि ये सर्च कर रहे होंगे बट नहीं मिल पा रहा होगा, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये अपलोड कर देना चाहिए। हो सकता है कि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है अभी सीबीएसई पैटर्न कैसे होता है। तो लास्ट ईयर वैसे 11th क्लास का भी सीबीएसई पैटर्न था, बट 12th में आप अलग क्लास में आए हो तो थोड़ा वैसा ही पेपर भी होगा ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ इस पेपर के थ्रू। तो सबसे पहले आपका ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, और अब जब से आपका सीबीएसई पैटर्न हो गया है तब से अब आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन भी एक आता है। ठीक है, जैसे जो सीबीएसई का होता था ना पहले, वैसा नहीं, मतलब उनको मैप होता था प्लस उनको एक और कार्टून भी आता था, बट हमें कार्टून वगैरह कुछ नहीं आता है, हमें सीधा वैसा ही पेपर है। हमें थोड़े 1 मार्क्स के सवाल इन्होंने थोड़े बढ़ा दिए हैं, प्लस हमें इन्होंने मैप वगैरह ऐड कर दिए है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि जिसका 1 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहले इन्होंने पूछा था कि आपको ये थर्ड वर्ल्ड क्या होता है। ठीक है, आपको थर्ड वर्ल्ड से क्या समझ आया, आपको बताना था कि थर्ड वर्ल्ड होता क्या है। उसके बाद थर्ड वर्ल्ड किसको बोला गया है, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, उनको बोला गया है। उसके बाद है व्हाट इज़ यूनिपोलैरिटी, तो यूनिपोलैरिटी क्या होता है। उसके बाद आपको बोला था साउथ एशिया किसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको कंट्रीज़ के नाम बता देने थे। उसके बाद आपको पूछा था कि नेम द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया में किस किस्म की गवर्नमेंट है। ठीक है, यानी कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे। उसके बाद आपको बताना था डिफेंस क्या होता है। फिर आपको इन्होंने पूछा एक ये आपको पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक, जिसमें बोला है कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री फ्लो ऑफ डैश एंड एक्सचेंज ऑफ डैश। उसके बाद इन्होंने बोला है व्हाट इज़ कोस्टल डेग्रेडेशन। फिर आपको इन्होंने बोला ये जो एनवायरनमेंट के ऊपर है ना, आपका 12th क्लास में जो चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में वहीं से लिया गया है। तो फिर आपको यहाँ पे डैश में पूछा है वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया प्लानिंग, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया प्लानिंग। उसके बाद इन्होंने पूछा आपको डैश पार्टी केम टू पावर आफ्टर एमरजेंसी, कौन सी पार्टी एमरजेंसी जब इंदिरा गांधी के दौरान लगी थी उसके बाद कौन सी पार्टी जो थी उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। उसके बाद इन्होंने आपको बोला है कि जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था वो कब पास हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है आपको कोई 2 सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स बताने हैं आपको, जो कि 19th सेंचुरी में हुए थे। फिर आपको इनको बताना है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो था वो किस इंडिया के, जो इंडियन स्टेट है जहाँ पे वो स्टार्ट हुआ है। फिर आपको बताया कि जो चिपको आंदोलन हुआ था उसका क्या मेन एम था। तो फिर आपको पूछा है इन्होंने आपको जब मार्च 1998 से लेके अक्टूबर 1999 तक कौन से प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रह चुके हैं इस दौरान। फिर बोला इन्होंने जो एलिफेंट है वो किस पार्टी का सिंबल है। तो आपको 2-3 जो पार्टीज़ मेन पार्टीज़ है ना, उनके सिंबल्स आपको याद रख लेने हैं, देख के जाना है। फिर आपको इन्होंने सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर पूछे हैं, टाइप क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें सबसे पहले बोला है एजेंडा 21 क्या है। अगर आपका ईवीएस है तो आपको पता, उसमें भी आपने पढ़ा है, और पॉलिटिकल साइंस में भी है। फिर उस या तो आप ये बोल सकते ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो आपका सवाल था उसमें आपको बोला है कि 2 एनवायरमेंटल कंसर्न्स बताने जो कि अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में चल रहे हैं। फिर आपको इन्होंने बोला है अगर वो नहीं आता फिर आप बता सकते हो कि जो रियो समिट हुई थी उसके क्या 2 डिसीजंस थे। फिर उसके बाद आपको इन्होंने बोला है कि कोई 2 स्टेट्स आपको बताने हैं जो कि इंडिया के नॉर्थ में आते हैं। ठीक है, जो हम आपको यहाँ पे जो इंडिया का मैप है वो अच्छे से देखना है, हो सकता है इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। फिर आपको बताना है कोई 2 मेजर प्रॉब्लम्स जो कि जब इंडिया इंटीग्रेट कर रहा था उस टाइम पे, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन के टाइम पे जो इंडिया को फेस करनी पड़ी थी, या आपको बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल एस्पिरेशंस। फिर आपको बताना है गिव 2 रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन, जो मंडल कमीशन थी उसकी क्या 2 मतलब उसने बातें बताई थी करने के लिए। फिर आपको बताना है नेम 2 अलायंसेस दैट फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंटर इन 1989 एंड 1996, 2 अलायंसेस बताने जो कि इस टाइम के दौरान जिन्होंने आपकी अलायंस बनाई थी। फिर आपको इन्होंने पूछा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन डिक्लाइन, जो कांग्रेस पार्टी है पहले तो बहुत पीक पे था, बट अचानक से जब वो ख़त्म होने लगा, उसका जो भी हल्ला था वो ख़त्म हो गया, तो फिर क्यों ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हुआ वो बताना है आपको। अगर ये नहीं आता आपको फिर आप ये भी बता सकते थे कि गिव 2 इम्पैक्ट्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, जब से कोलिशन हो गया, जब 2 मतलब ग्रुप्स ऑफ पार्टीज़ या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी जब मेजॉरिटी में कोई एक पार्टी नहीं आती है आगे, तो वो बताना है आपको क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में।
उसके बाद सेक्शन सी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप थे, उसमें आपको पूछा गया था कि जो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग रीजनल कोऑपरेशन। जब एक एरिया में रीजनल कोऑपरेशन बनाया जाता है कंट्रीज़ के बीच में, तो उसका क्या उसकी क्या मतलब क्यों बनाया जाता है, ये आपको बताना था। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान जो है आपका, वो बताना था। ये था कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनका क्या ऑब्जेक्टिव्स है। और फिर आपको बताना था जो व्हाट डू यू नो अबाउट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, श्रीलंका में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बारे में आपको क्या पता है। जो कि तामिल्स, जो इंडियन तामिल्स वहाँ पे रहते हैं और वहाँ के सिनिहालाज है, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो आपको बतानी थी। या आपको बताना था सार्क के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उसके बाद आपका है ये क्वेश्चन कि टेररिज्म जो है वो एक सिक्योरिटी जो मतलब एक कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको कैसे टेररिज्म से क्या उस पे उसका टेररिज्म का क्या खतरा है उसकी सिक्योरिटी पे एक नेशन की। फिर आपको बताना था ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद आपको बताना था वाइट रेवोल्यूशन क्या है। अगर नहीं पता था तो फिर आप बता सकते थे प्लानिंग कमीशन जो है उसका क्या रोल था इंडिया के डेवलपमेंट में। फिर सेक्शन डी में आपको जो है सीधे इन्होंने पैसेज पूछी है और उसके बाद एक मैप पूछा गया है। पैसेज के 5 मार्क्स है। पैसेज में यहीं पे आप अच्छे से पढ़ोगे, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप आराम से निकाल लोगे। तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है। पैसेज जैसे इंग्लिश में सॉल्व करते हो ना पैसेज, सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे लेकिन एक मतलब एक यहाँ पे बच्चा फंस जाता है, वो ये है कि इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी जो जो सेकंड बुक है ना पॉलिटिकल साइंस की, वो उसमें जो लास्ट में आपको जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसके एंड पे पैसेजेस दी गई हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ये वहीं से आती है और आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने डैश डैश दिए हैं, यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। इंग्लिश में क्या होता है, वहाँ पे डैश नहीं होता, वहाँ पे सीधे निकाले आंसर्स लिखे। यहाँ पे डैश में आपको यानी आपको ये पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप ये डैश भर सकते हो और इन आंसर्स को कर सकते हो। ये आप करोगे, प्लस आप थोड़े जो अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़े हैं फिर ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आप जो आपके सीबीएसई है ना उसके जो पिछले साल के कुछ सीबीएसई का ऐप भी है, ठीक है, सीबीएसई क्वेश्चन जो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप देखोगे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले सालों के, इस साल का नहीं, या जो कोविड से पहले वाले जो क्वेश्चन थे वहाँ पे आप देखोगे जो पैसेजेस है ना वो 2-3 पेपर्स की आप पैसेजेस देख लेना, ठीक है, तो उससे भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इसको सॉल्व करने में। फिर आपको एक और यहाँ पे ये पूछी गई है पैसेज, आप देखो ये वाली, ये इंदिरा गांधी की, ये दोनों पैसेजेस आपकी जो वो दूसरी जो बुक है ना वहीं से पूछी गई हैं। नहीं, अगर आप देखो जो ये पहली वाली आपकी है ना जो सोवियत यूनियन पे जो आपका सेकंड चैप्टर है ना, उसी उसी में से है सोवियत यूनियन का। आपको वो चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आप ये आराम से कर लेते, ये जो ये है। और ये जो आपका ये सेकंड चैप्टर में से है। क्वेश्चंस आप देखो दो ही पूछे गए हैं। उसके बाद आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताने थे ये कुछ स्टेट्स थे, अगर आपने मैप इंडिया का अच्छे से देखा है, ये इंडिया का मैप बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है, तो यहाँ पे आपको लोकेट करना था। यहाँ पे नागालैंड, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, ये नागालैंड तो यहाँ पे आता है, महाराष्ट्र यहाँ पे बीच में आता है, बिहार फिर यहाँ ऊपर को आता है, फिर गुजरात आता है, फिर राजस्थान है। गुजरात राजस्थान बहुत आस पास ही है, नज़दीक नज़दीक ही है, तो ये बहुत ईजी आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आया था। हो सकता है इस बार भी ऐसा ही आए, बट फिर भी आपको जो सीबीएसई के जो कुछ क्वेश्चन पेपर्स है ना पॉलिटिकल साइंस के, वो आप देख लेना, हो सकता है उस टाइप के वो उनका ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आस, क्योंकि वो उनको ढूंढना मतलब उनको थोड़ा वो होता है, उनको क्वेश्चन पूछते हैं फिर उनको क्वेश्चन का आंसर मतलब अगर किसी ये है ना कोई चैप्टर उन्होंने पढ़ा उसमें किसी स्टेट की कोई बात बोली थी, उस बात को वो क्वेश्चन में डालते हैं, फिर उस बात को आपको अगर आपने उस बात को पढ़ा है तो आपको उसको गेस करके उस स्टेट को लिखना था और लोकेट करना था, तो उनका बहुत डिफ़िकल्ट है। हमारा मतलब फिर बहुत इजी आता है। हो सकता है इस बार वो क्या करेंगे वो उन पे डिपेंड करता है जो पेपर्स बनाएंगे, बट फिर भी आप ये देख लेना। तो उसके बाद जो आपका सेक्शन ई है, इसमें लॉन्ग आंसर है। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाला, और उसमें बोला था आपको ये बायोपोलैरिटी को कैसे इसने चैलेंज किया, जो यूएसएसआर और आपका यूएसए का चल रहा था ना उस टाइम पे, तो नॉन अलाइनमेंट नहीं उसको कैसे मतलब क्या फ़र्क पड़ा उससे, जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पे जो कम्युनलिज्म पे जो इनका चल रहा था यूएसएसआर उसका यूएसए का, तो उससे नॉन अलाइनमेंट जो कि इंडिया और बाकी जो 4 और कंट्रीज़ मिल के जो बनाया था इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसका क्या
वो बताना था वो क्या था, और यहाँ पे आपको बताना था क्या कैसे चैलेंज किया उसको। फिर आपको बताना था इसमें डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ ब्लॉक पॉलिटिक्स इन कोल्ड वॉर एरिना। तो जो ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही थी, जो हुई थी कोल्ड वॉर एरिना के दौरान, वो आपको बतानी थी। या तो वो, या पहला सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल है आपको बताना था जब यूएसएसआर का जो सोवियत यूनियन था ना, उसका जो डिस इंटीग्रेशन जब वो टूट गई, अलग अलग मतलब कंट्रीज़ में फिर डिवाइड हो गई, उसका किसकी वजह से ऐसा हुआ, क्यों उसका डिस इंटीग्रेशन हो गया, उसके क्यों टुकड़े टुकड़े हो गए। या आपको बताना था एसेस द न्यू वर्ल्ड विच इमर्ज आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। या आपको बताना था जब सोवियत यूनियन टूट गया फिर और कौन सी कंट्रीज़ बाहर उसमें से निकल के आई, फिर वो बताना था। फिर आपको है कि एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूएस हिजमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो आपको यहाँ पे बताना है जो यूएस हिजमनी है उसका वो किन फैक्ट मतलब एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूएस हिजमनी इन द वर्ल्ड। मतलब जो यूएस है वो कैसे, मतलब हिजमनी हो गया जब आप एक मतलब बॉस बन जाते हो, तो कैसे वो इतना मतलब वो बॉस जैसी सिचुएशन हो गई, वो कैसे सब मतलब सबका मतलब वो बोलते हैं ना सबसे आगे निकल गया, वो कैसे। या सबको दबाना, हिजबनी वैसे भी आप बोलते हो कि जब बाकी कंट्रीज़ को अपने दबाव से आप दबाने लगते हो, तो वो कैसे, किन वजहों से वो इतना आगे बढ़ गया। या आपको बताना था इवेल्युएट इंडियाज़ चेंजिंग रिलेशनशिप विद यूएसए। आपको बताना था यूएसए के साथ इंडिया की जो रिलेशंस अभी जो भी चल रही हैं उसके बारे में आपको बताना था, चेंजेस आ रहे हैं। फिर आपको बताना था, या लास्ट वाला क्वेश्चन था कि लास्ट नहीं है, इससे आगे भी है, व्हाट आर द चैलेंजेस दोज हिंडर टू बिल्ड इंडिया अ रियल डेमोक्रेटिक स्टेट। कौन सी ऐसी वजहें जिसकी वजह से इंडिया जो है वो एक पूरा रियल डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बन पा रहा है, जो रोक रही हैं। या आपको बताना था वन पार्टी डोमिनेंस क्या होता है इन डिटेल विथ रिलेशन टू फर्स्ट, ये आपको इसमें बताना था। ये आपको यहाँ पे फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया के फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हुए थे ना, जिसमें तीनों बार कांग्रेस ने जीता था, तो वो आपको बताना था कैसे वो जीता था, और कैसे उस टाइम पे वन पार्टी डोमिनेंस कैसे चल रहा था। फिर आपका है आपको बताने थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बताना था, और ये बहुत अच्छे से आपको बताना था, इसमें पानशील वगैरह वो सारा ये आता है। उसके बाद आपको या तो आप कर सकते थे साइनो, यहाँ पे चाइना को बोला गया है, ठीक है, साइन हो गया चाइना, ठीक है, तो आपको चाइना और इंडिया की जो रिलेशंस है अभी और जो पास्ट में कैसी थी वो बताना था। व्हाट वर द फैक्टर्स विच लेड टू इमरजेंसी ऑफ 1975। जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी वो क्यों लगाई गई थी। हाउ डिड इंदिरा यूज इमरजेंसी टू प्रमोट हर अथॉरिटेरियनिज्म। तो जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो वो अपनी मतलब उन्होंने कैसे जो भी वो चीज़ें करना चाहती थी उन्होंने कैसे वो सारी की इमरजेंसी के दौरान, वो आपको बताना है। या आप बता सकते हो एक्सप्लेन ब्रीफली द इम्पैक्ट ऑफ द 1977 इलेक्शंस। आपको बताना था 1977 में जो इलेक्शंस हुए थे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था। बस यही आपका क्वेश्चन पेपर था, तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। और सेम पैटर्न इस बार भी यही रहेगा, सीबीएसई पैटर्न ही रहेगा, और आपको फिर उसी के बेसिस पे क्वेश्चन करना है। सेम यही इसी जो ये मैंने आपको ये पेपर दिखाया ऐसा ही आपका अभी का पेपर भी आएगा, सेम पैसेजेस वगैरह, तो ये आपका पेपर रहेगा। और बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको इसमें 70 मार्क्स के अराउंड करने हैं, 70%। हो सके 80% कर लेना, क्योंकि आपको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर टेंशन रहे कि मैंने सिर्फ 70 मार्क्स ही करे हैं तो शायद मेरे मार्क्स कट गए फिर क्या होगा। तो उस टेंशन को दूर रखने के लिए थोड़ा थोड़ा उससे ज़्यादा कर लेना पेपर, और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा।